नमस्कार। कल हमने डीसी जनित्र में उसके प्रकार देखे थे। आज डीसी जनित्रों की विशेषताएं देखेंगे हम। तो विशेषताओं पर जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक मशीन के लक्षण और उसकी विशेषता किस आधार पर निकाली जाती है। तो एक डीसी मशीन की शून्य भार और पूर्ण भार पर हम अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। सबसे पहला वक्र है चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र, जिसे मैग्नेटिक कैरेक्टर कर्व कहते हैं, एमसीसी। यह शून्य भार पर खींचा जाता है। तो नो लोड कैरेक्टर कर्व, एनसीसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो लक्षण एक जनरेटर चुंबकन धारा के कारण दर्शाता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हमारी दो धाराएं होती हैं, एक चुंबकन धारा और एक क्रोण धारा। चुंबकन धारा आपकी शून्य भार क्षतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र, और दूसरा जो है जो पूर्ण भार पर खींचा जाता है, लोड की अवस्था में खींचा जाता है, वो बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, आउटर कैरेक्टर कर्व। इसे एलसीसी भी कहते हैं, लोड कैरेक्टर कर्व। तो सबसे पहले मैं पृथक उत्तेजित जनित्र सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। कल आपने इसका फिगर देखा था कि आर्मेचर के समांतर में एक क्षेत्र कुंडलन रखा जाता है और उसको पृथक से डीसी सप्लाई दी जाती है। ये डीसी सप्लाई एक नियत मान की होती है, रेटेड डीसी होती है, जो 10 से और 12 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई दी जाती है। तो ये वक्र जो है एमसीसी, वो क्षेत्र धारा और टर्मिनल वोल्टेज के बीच खींचा जाता है। तो जब 10 से 12 वोल्ट की वोल्टता क्षेत्र कुंडलन को दी जाती है, उस समय आपका जनरेटर किसी प्रकार की कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता। इस क्षेत्र को अवशिष्ट चुंबकत्व क्षेत्र कहते हैं। अवशिष्ट
चुंबकत्व क्षेत्र, रिड्यूसल मैग्नेटिज्म। अब जैसे ही क्षेत्र में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण उपस्थित हो जाता है और क्षेत्र धारा का मान जब हम बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टता रेखिक रूप से, यानी जैसे जैसे क्षेत्र धारा का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आपकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। यानी कि क्षेत्र धारा के वोल्टता समानुपाती चलती है और जिस स्थिति तक ये लक्षण दिखाई देता है उसे रेखिक क्षेत्र कहते हैं, लाइनर फील्ड। अब कल मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर प्रतिरोध लघु होता है और आर्मेचर खुद का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित कर लेता है। तो शुरू में आपकी वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ती है और फिर गिरना प्रारंभ कर देती है और जैसे आपका घुटना होता है इस तरीके से वृद्धि और कमी होती है। इस क्षेत्र को नी क्षेत्र कहा गया। नी यानी घुटना। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्र धारा का मान बढ़ाया जाता है टर्मिनल वोल्टता स्थिर रहती है। टर्मिनल वोल्टता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे संतृप्त क्षेत्र कहते हैं, सैचुरेशन फील्ड। तो यहां मैं इसे ए से डोनेट कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं और इस नी क्षेत्र को वी से और रेखिक को सी से और अवशिष्ट चुंबकत्व के क्षेत्र को डी से। जैसे जैसे आपकी एक स्थिति में क्षेत्र धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है, लेकिन शुरू में आपके 10 से 12 वोल्ट क्षेत्र को डीसी सप्लाई देने पर वोल्टेज का मान शून्य रहता है। वो रिड्यूसल मैग्नेटिज्म का क्षेत्र में गुण उत्पन्न होने के कारण आपकी टर्मिनल वोल्टता नहीं निर्मित होती, यानी कि आपका जनरेटर कोई वोल्टेज निर्मित नहीं करता है। अब आप एक जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आर्मेचर प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण टर्मिनल वोल्टता में वृद्धि और कमी होती है। इस क्षेत्र को नी क्षेत्र कहा गया और फिर क्षेत्र धारा का मान कितना भी बढ़ा दिया जाए आपकी जो है टर्मिनल वोल्टता स्थिर रहती है। तो ये शून्य भार पर पृथक उत्तेजित जनित्र का लक्षण देखा। ठीक इसी प्रकार आपका संट जनित्र भी शून्य भार पर ऐसे ही लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन पृथक उत्तेजित जनित्र का हम ओसीसी यानी कि बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र देखें, जो लोड धारा
लोड करंट और टर्मिनल वोल्टता के साथ खींचा जाता है। तो शून्य भार पर आपको एक स्थिर वोल्टता प्राप्त हो रही थी, इसलिए इसको स्थिर वोल्टता जनित्र भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही लोड से आप इसे जोड़ेंगे तो आर्मेचर प्रतिरोध लघु होने के कारण आपके तेजी से वोल्टता पतन होते हैं और टर्मिनल वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। यानी ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण आपकी वोल्टता में वृद्धि होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे लोड बढ़ाया जाता है, एक अचानक जो है आपकी टर्मिनल वोल्टता में कमी आती है। तो ये कभी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण आती है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण आती है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो पूर्ण भार पर हमारे टर्मिनल वोल्टता में वृद्धि होती है और फिर कमी होती है। ऐसा ही व्यवहार डीसी शंट जनित्र पूर्ण भार पर करता है, तो इसीलिए उसको भी स्थिर वोल्टता जनित्र कहा जाता है। पृथक उत्तेजित जनित्र का प्रयोग स्थायी भारों में किया जाता है। स्थायी भारों को वोल्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्थायी भार पर यह जनरेटर जो है स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। और शंट जनित्र जो आपका है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्रीय पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत आवेशन, बैटरी चार्जिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हुआ विद्युत अपघटन या आपके विद्युत लेपन, क्योंकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर विद्युत का लेपन कराया जाता है। अब आपका इसका दूसरा प्रयोग जो किया जाता है वो कहां किया जाता है? इसका प्रयोग हम जो है प्रदीप्ति भारों में करते हैं, बैटरी आवेशन में करते हैं, शंट जनित्र का। तो लक्षणों के आधार पर एक पृथक उत्तेजित जनित्र और डीसी शंट जनित्र का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए डीसी शंट जनित्र और पृथक उत्तेजित जनित्र में पहला क्वेश्चन है कि एमएमसी वक्र की फुल फॉर्म बताएं तो मैग्नेटिक करैक्टर कर्व। दूसरा प्रश्न बनता है कि चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र किसके बीच खींचा जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि क्षेत्र धारा और टर्मिनल वोल्टता।
एक पृथक उत्तेजित जनित्र या डीसी शंट जनित्र 10 से 12 वोल्ट की क्षेत्र धारा को डीसी प्रदान करने पर भी कोई वोल्टता निर्मित नहीं करता। क्यों नहीं करता? अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण की आवश्यकता के कारण, क्योंकि एक पृथक उत्तेजित जनित्र के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व एक सबसे महत्वपूर्ण पद है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि एक डीसी शंट जनित्र या डीसी पृथक उत्तेजित जनित्र की टर्मिनल वोल्टता या पीडी क्यों गिर जाता है? तो 3 कारण, 2 कारण तो हमने बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र में देखे पीडी गिरने के। पहला था आर्मेचर प्रतिरोध के कारण, दूसरा आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, तीसरा क्षेत्र में भारी लघु पतन होने के कारण भी। क्षेत्र में अगर भारी लघु पतन होता है तो भी एक डीसी शंट जनित्र या पृथक उत्तेजित जनित्र की टर्मिनल वोल्टता गिर जाती है। अब एक डीसी शंट जनित्र या पृथक उत्तेजित जनित्र किन कारणों से वोल्टता निर्मित नहीं करता? ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका, यदि आपके जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण उपस्थित नहीं है, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण न होना, तो आपका जनरेटर लाख प्रयास कर लीजिएगा फिर भी वोल्टता निर्मित नहीं करेगा। एक दिशा परिवर्तक यानी कम्यूटेटर, दिशा परिवर्तक और बुश के बीच अनुचित दबाव, तो बुश बॉक्स और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, जो न तो कम होनी चाहिए न अधिक होनी चाहिए। इस दूरी का मूल्य 1.5 mm होना चाहिए। अगर ये दूरी कम या अधिक हो जाती है तो भी एक जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं करता। तो इस दूरी का कारण क्या है? वो आपका बुश के घिस जाने के कारण या दिशा परिवर्तक खंड के गर्तित होने के कारण। तो तीसरा कारण बन गया दिशा परिवर्तक खंड के गर्तित यानी पिटेड होने के कारण। अगर आपके दिशा परिवर्तक खंड पर भारी चिंगारी हो रही है तो वहां कार्बन जमा हो जाता है और उभार आ जाते हैं, जिसे हम दिशा परिवर्तक खंड का पिटेड होना कहते हैं। इसके कारण भी एक जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं करता। चौथा, उसका ग्रेड अगर गलत है,
उसका ग्रेड अगर गलत है तो भी आपका एक डीसी शंट जनित्र या पृथक उत्तेजित जनित्र वोल्टता निर्मित नहीं करता। एक क्षेत्र व आर्मेचर परिपथ का खुला होना, अगर आपके क्षेत्र में कोई ओपन सर्किट हो गया है या आर्मेचर में कहीं वाइंडिंग में ओपन सर्किट हो गया है तो एक जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं करेगा। अगर आपकी क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ में लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो भी एक जनरेटर वोल्टेज निर्मित नहीं करेगा। इसके बाद आता है क्रांतिक प्रतिरोध यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको समझना है कि क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। क्षेत्र प्रतिरोध का वह मान जिस पर कोई जनरेटर वोल्टेज निर्मित करना शुरू कर देता है, उस प्रतिरोध के मान को क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर क्रांतिक प्रतिरोध का मान क्षेत्र प्रतिरोध से अधिक हो जाता है या क्रांतिक प्रतिरोध से क्रांतिक प्रतिरोध से क्षेत्र प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है तो लाख प्रयास कर लीजिएगा, आपका जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं करता। अब देखिए, आपूर्ति वोल्टता यानी क्षेत्र वोल्टता का अनुपस्थित होना भी जनरेटर के वोल्टता निर्मित नहीं करने का कारण हो सकता है। क्षेत्र में भारी लघु पतन होते हैं तो भी वोल्टेज निर्मित नहीं होती। अगर अति भारण ओवरलोड की स्थिति हो जाती है तो एक जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं कर पाता। तो अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अपशिष्ट चुंबकत्व का गुण एक जनरेटर किन कारणों से खो देता है। अगर क्षेत्र में भारी लघु पतन होते हैं, क्षेत्र में भारी लघु पतन होते हैं तो जनरेटर अपशिष्ट चुंबकत्व के यानी रिड्यूसल मैग्नेटिज्म के गुण को खो देता है। जनित्र को लंबे समय तक काम में नहीं लिया गया है, तो भी वो अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण को खो देता है। अति भारण की स्थिति में, ओवरलोड की स्थिति में भी एक जनरेटर अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण को खो देता है। अति उष्मित होने पर ओवरहीटेड होने पर भी एक जनरेटर अपशिष्ट चुंबकत्व का गुण खो देता है। इसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्षेत्र फ्लैशिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे किक कैक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब शंट जनित्र का आपने उपयोग भी देख लिया, पृथक उत्तेजित जनित्र का भी आपने देख लिया। तो अब श्रेणी जनित्र की बात करते हैं। श्रेणी जनित्र जो है वो
उससे वोल्टता में वृद्धि की जा सकती है। तो श्रेणी जनित्र को पारेषण लाइनों में बूस्टर की भांति डीसी पारेषण लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप की यानी वोल्टता पतन की पूर्ति करने के लिए हम बूस्टर की भांति यानी वर्धक की भांति कार्य लेते हैं। अब देखिए यौगिक जनित्र यानी कंपाउंड जनित्र, उसमें सबसे पहले संचयी यौगिक जनित्र आता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो यौगिक जो संचयी जो यौगिक जनित्र होता है उसमें क्षेत्र कुल फ्लक्स का मान क्षेत्र फ्लक्स के योग के बराबर होता है। तो शुरू में वो शंट जनित्र की भांति ही वोल्टता स्तर देता है, लेकिन आर्मेचर प्रतिरोध के कारण उसके वोल्टता में वृद्धि होती है, जिसके कारण आपका जनरेटर की वो अवस्था अति यौगिक जनित्र के नाम से जानी जाती है, यानी ओवर कंपाउंड। अति यौगिक जनित्र या ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग हम गली की लाइटों में यानी स्ट्रीट लाइटों में करते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग में करते हैं और रेलवे में करते हैं। अब धीरे धीरे ये स्थिर वोल्टता प्रदान करने लग जाता है। इस अवस्था को समतल यौगिक जनित्र कहा जाता है। समतल यौगिक जनित्र, लेवल कंपाउंड। इस जनरेटर का प्रयोग हम लेथ मशीन में करते हैं। किसमें करते हैं? लेथ मशीन। और निकटतम लोडों को स्थिर वोल्टता प्रदान करने के लिए, निकटतम लोडों को स्थिर वोल्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका जनरेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण उसकी वोल्टता गिरती है और वो अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। यौगिक जनरेटर का रूप। इसका प्रयोग आप कहां करते हैं? इसका प्रयोग हम प्रदीप्ति, लैंप और बैटरी आवेशन में करते हैं। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के 3 रूप आपको देखने के लिए मिले, एक ओवर कंपाउंड, एक लेवल कंपाउंड और एक अंडर कंपाउंड। अब डिफरेंशियल यानी कि विभेदीय जनित्र। विभेदीय जनित्र में, यौगिक जनित्र में फ्लक्स के अंतर आता है, जिसके कारण इस जनित्र का प्रयोग केवल वेल्डिंग जनित्रों में किया जाता है और इन वेल्डिंग जनित्रों से 100 वोल्ट तक का अर्क उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
तो आज आपने सभी जनरेटरों के उपयोग, उनकी विशेषताएं देखी। कल हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव और दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन देखेंगे। तो लगातार बने रहे हमारे चैनल पर, जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ लगातार वीडियो मिलती रहे हमारी। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।